हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज मोस्ट अवेटेड वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि है मॉक टेस्ट के बारे में। और इसमें भी एनालिसिस कैसे करना होता है, गलत एनालिसिस क्या होता है और सही तरीके से एनालिसिस क्या होता है जो कि टॉपर्स प्रीफर करते हैं। जब बात मॉक टेस्ट की आती है तो बैंकिंग एग्जाम बिना मॉक टेस्ट के क्वालिफाई करना अपने आप में चैलेंज है आज के टाइम पे। वो एक टाइम था आज से 7-8 साल पहले जब मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं था, बट अब है। क्यों? क्योंकि अब प्री में स्पेशली स्पीड देखी जाती है और फिर अगर आपकी 80-90% एक्यूरेसी मेंटेन रहती है देन यू आर द टॉपर। आप काफ़ी अच्छा स्कोर फैच कर सकते हो। अब यहाँ पर आपकी कोई भी एक स्टेज हो सकती है। सपोज आपका 30% है, 20% है, 40% 50-60 कुछ भी हो सकता है, XYZ। आप 99 तक कैसे आएंगे, ये एक ड्रीम होता है स्टूडेंट्स का। जिन भी स्टूडेंट्स की परसेंटाइल 90 प्लस आती है तो वो भी सेफ साइड में होते हैं। लेकिन अगर आप 99 परसेंटाइल अचीव कर लेते तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका मोरल बहुत ज़्यादा हाई चले जाता है, बूस्ट हो जाता है। तो जानते हैं कि एक सही तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस क्या होता है। अब मान के चलिए मैंने कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो मैंने कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके सबमिट कर दिया। एज एन एग्जाम्पल, अभी मैंने एक वैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रखा है जो कि IBPS PO का है, ओलिव बोर्ड का है, जो कि फ्री मॉक था। तो मैंने वो अटेम्प्ट किया और उसको अटेम्प्ट करने के बाद कैसे उसको एनालाइज करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, कंप्लीट एकदम। एंड उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। अब कोई भी प्री का मॉक, यहाँ पर हम बात सिर्फ प्री की कर रहे हैं, मेंस का अलग कंसेप्ट रहता है एनालिसिस का, वो हम मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जब आप मॉक फिनिश कर देते हो तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, तो ये मॉक था जो कि 1 आवर का था, जिसमें बाइफर्केशन था अलग अलग। 20 मिनट इंग्लिश के लिए थे, 20 मिनट रीजनिंग के और 20 मिनट क्वांट के लिए। अब जैसे ही आपका ये कंप्लीट 1 आवर फिनिश हो जाता है तो आप क्या करते हो, या तो उस मॉक को आप क्लोज कर देते हो, बंद कर देते हो, या फिर आप उसका जो एनालिसिस है वो पोस्टपोन कर देते हो, ये हम बाद में करेंगे। ये दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि एनालिसिस में करना क्या है तो बेशक से आप उसको क्लोज कर दो या पोस्टपोन कर दो, बात तो एक ही है। टाइम आपका एक में खराब हो रहा है और एक में आप टाइम दे ही नहीं रहे, उसका कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा। मॉक टेस्ट एनालिसिस में दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी अगर मुझे आ गई तो बता दूंगा। तो पहली बात कि जो क्वेश्चंस आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, मैंने कई बार बताया पहले भी वीडियो में, आज मैं अगेन ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि रॉन्ग जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उसका एनालिसिस करना है। ठीक। दूसरा, जिसमें आपने टाइम वेस्ट किया है क्वेश्चंस में, उसका एनालिसिस करना है। ये दोनों मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली। तो चलते हैं डायरेक्टली उस एक चीज़ पे जिसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये है ओलिव बोर्ड का मॉक जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि रीजनिंग का है। अब काफ़ी सारे मॉक जो होते हैं उसमें अलग-अलग टाइमिंग होती है, अलग-अलग टॉपर्स होते हैं, किसी-किसी में टॉपर्स फेक भी होते हैं। जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का यहाँ पर नाम नहीं लेंगे। तो ऐसे ही किसी भी मॉक टेस्ट पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। जो ऑथेंटिक मॉक है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है और मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ओलिव बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे मॉक हैं। एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, बस आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई दूसरा भी आप प्रीफर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए नीचे टाइम लिखा आता है। अमूमन जो मॉक होते हैं उसमें ओली बोर्ड के, स्मार्ट कीड़ा के, टाइमिंग टॉपर्स की 90% टाइम जेन्युइन होती है, गलत नहीं होती। अब देखिए ये जो यू है, यू का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यानी कि 52 सेकंड, 52 सेकंड का टाइम मैंने लिया है इस क्वेश्चन को करने में, और जो टॉपर था उसने 65 सेकंड लिए हैं। यानी कि अभी भी मैं टॉपर से ज्यादा जल्दी अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। अब इस ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 और 3, इसके इसके दो क्वेश्चन थे, राइट। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, आपको आपको इवन खुद भी पता लग जाता है कि आपने कितना टाइम अलॉट किया है, कि आपने वो क्वेश्चन स्पीड से किया है फिर नहीं किया। सपोज मान के चलते अगर मेरे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 गलत हो जाते, राइट, तो मैं क्या करता? तो जब मैं मॉक टेस्ट सबमिट कर रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, इसका मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि मेरे मेरे से गलती कहाँ पर हुई, मैंने कौन सी मिस्टेक की, या कहाँ पर मेरा फोकस लैक हुआ, मैंने कौन सी स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया,
या मैंने कहाँ पर गलत ब्लूप्रिंट फ्रेम करके उसको एडजस्ट किया। ये सब क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं और जाके उसका एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी तक तो रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो है ये। अब ये देखिए, ये जो पज़ल है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अटेम्प्ट मैंने नहीं किया, 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर 19 तक। तो इस पज़ल के 4 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर मैंने 107 सेकंड का टाइम दिया है, जो कि लगभग देखा जाए तो 1.5 मिनट से ऊपर का टाइम हो गया, और जो टॉपर था उसने 2.5 मिनट में लगभग ये पूरी पज़ल सोल्व कर ली। बट मैंने 1.5 मिनट का टाइम दिया, उसके बाद भी मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ढंग से बना नहीं पाया, या फिर फ्रेम नहीं कर पाया, या मेरे से वो बना नहीं, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं, उसको तो अटेम्प्ट करना ही करना है एनालिसिस में, कि वो आपके रॉन्ग क्यों हुए। दूसरा, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, यानी कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, बट आपने उसको फिर भी अटेम्प्ट नहीं किया, या फिर आपने उसको अटेम्प्ट तो कर लिया, बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हुआ। दोनों ही चीज़ों में आपको उसका एनालिसिस करना है, जैसे कि यहाँ पर है। समझ आ रही है मेरी बात? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आगे देखते हैं, कोई पज़ल चेक करते हैं। जैसे मान ली कि चलिए देखो, ये वाली पज़ल है। अब ये जो पज़ल है, इसमें जो टॉपर है इसके 94 सेकंड है, मैंने 93 सेकंड लिए हैं, यानी कि मैंने टॉपर की बराबरी में ही ये अटेम्प्ट किया है। उसके आगे चलते हैं। अब ये वाली पजल है, नई पजल। अब यहाँ पर देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो कि मैंने क्या बोला, कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया बट टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया, वो भी एनालिसिस करना है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ये तो ये जो पजल है, इसके टोटल 5 क्वेश्चन है। अब मैंने क्या किया, मैंने 225 सेकंड लिए, लगभग मैंने 4 मिनट के आसपास का टाइम लिया, और जो टॉपर था उसने 2.5 मिनट में ये पजल सोल्व कर दी। यानी कि मैं इससे लगभग 1.5 मिनट ज़्यादा लेके बैठा हूँ इस पजल को सोल्व करने में। किसका नुकसान है, उसका या मेरा? मेरा नुकसान है, क्योंकि 1.5 मिनट में मैं 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट और कर सकता था। यही डिफरेंस होता है आपकी परफॉर्मेंस में, जो कि लैग करती है, आपके परसेंटाइल, आपके मार्क्स कम आते हैं, और एक टॉपर में, क्योंकि उसको हर एक सेकंड की कीमत पता है, बट आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया बट टाइम ज़्यादा लगाया, उसका कंपैरिजन करो टॉपर से, या फिर अपने फ्रेंड से पूछो कि ये पज़ल कितनी देर में हो सकती है, या उससे आप ट्राई भी करवा सकते हो। सपोज़ आपने ये पज़ल बनाई 5 मिनट के अंदर, और आपका फ्रेंड बना रहा है ये पज़ल 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, यानी कि आप अभी भी लैग कर रहे हो, आपकी स्पीड डेवलप नहीं हुई। तो जितना मॉक लगाओगे, आपकी स्पीड डेवलप होती जाएगी। तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर मान के चलते हैं इंग्लिश की बात। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं लाइक सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह के, या फिर वोकैब के जो वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर कभी रिस्क मत लेना। थोड़ी बहुत मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, बट मैंने यहाँ पर टैकल किया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये वोकैब वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमेशा रिस्क रहता है। अटेम्प्ट कर लोगे और सही हो गया तो आपके फेवर में है, क्योंकि रिस्क है, और नहीं हुआ तो फिर आपका नुकसान ही है। और यहाँ पर आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने, ये मैंने इंग्लिश मैनिएक वीडियो में बताया, पार्ट 1 में, आप जाके चेक कर सकते हो। आगे भी वी विल डिस्कस इट। देन यहाँ पर देखिए, आरसी की बात कर लेते हैं। अब आरसी में भी सेम चीज़, वोकैब वाला वर्ड है, ये मेरा भी गलत हो गया। तो गलत हो सकता है, इसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। दिल पे नहीं लेना इसको, ठीक है? ईगो पे नहीं लेना, रिलैक्स लेके चलो। इंग्लिश अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जितने यहाँ पर ये लाल-लाल दिख रहे हैं आपको, ये इतने करने नहीं होते। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो एक फ्लो में आप आ जाते हो, और उस टाइम पे फिर आपका परसेंटाइल भी अच्छा आना शुरू हो जाता है, और आप गलतियाँ भी कम करते हो। इन केस कभी ऐसा होता है कि सपोज़ आपने 10 मॉक लगाए, एबीपीएस, पीओ के प्री के, या फिर कोई भी मॉक हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम का। 10 में से अगर आपके किसी मॉक में आपका परसेंटाइल ज़्यादा जा रहा है, 70, 80, 90, किसी में एकदम कम आ रहा है, 40, 50, 60, तो जिसमें ज़्यादा जा रहा है परसेंटाइल, वो अच्छी बात है, प्रेज़ योरसेल्फ। लेकिन जिसमें आपका परसेंटाइल कम जा रहा है, वहाँ जाके एनालिसिस करो कि क्यों कम आया है, मैंने क्या मिस्टेक की, और आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम टाइम आपकी जो मिस्टेक होगी, वो या तो होगी उन क्वेश्चंस में जहाँ पर आपने टाइम बहुत खराब किया है, फिर भी आप पैनिक हो गए, या फिर उन क्वेश्चंस में जिसको आपने ट्राई करने का कोशिश किया था, बट जल्दबाजी में आपने फ्लूक कर दिया, तुक्का मार दिया। ये आप हमेशा देखने को मिलेगा आपको। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने अब तक आपको क्या समझाया। पहली चीज़ मैंने आपको समझाई कि जो क्वेश्चंस
आपने अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चंस जिसमें आपका टाइम वेस्ट हुआ है अटेम्प्ट करने के बाद, बट आपके क्वेश्चन ठीक हुए वो, उसको जाके एनालिसिस करना है। दूसरे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, अनअटेम्प्टेड जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए बट आपका टाइम वेस्ट हुआ, उसका भी एनालिसिस करना है। सोल्व करके देखो कहाँ पर मिस्टेक हुई और अगली बार ना हो। तीसरे वो क्वेश्चन जो कि आपके गलत हुए हैं उनका भी एनालिसिस करना है। बस ये 3 चीज़ें होती है जो कि एनालिसिस करना माँगती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो मॉक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें टोटल जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे मैंने, आपको दिख रहा होगा राइट और रॉन्ग लिखे हुए ऊपर। तो 49 राइट है, 10 रॉन्ग है। यानी कि मैंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ही नहीं। तो जो मैंने 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, ये एनालिसिस करना बाद की बात है। अगर टाइम है मेरे पास तो मैं इसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि ये एनालिसिस में नहीं आता। ये जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होते ही नहीं है, यानी कि आप उसको देखते तक नहीं हो, स्किप कर देते हो, वो प्रैक्टिस का पार्ट में आता है, एनालिसिस के पार्ट में नहीं आता। लेकिन जो क्वेश्चन मेरे यहाँ पर रॉन्ग हुए हैं वो एनालिसिस करने हैं। जो क्वेश्चन मैंने सही तो किए बट टाइम बहुत खराब किया, वो एनालिसिस करना है। दूसरा, मैंने किसी क्वेश्चन को करने का ट्राई किया बट मेरे से हो नहीं पाया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया, उसका भी एनालिसिस करना है। बस ये 3 चीज़ें होती हैं एनालिसिस करने में। मैंने आपको दोबारा-दोबारा सेम चीज़ रिपीट करके समझा दी है। स्टिल समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा वीडियो को जाके पॉज़ करके, बैक करके देखो, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये था कंप्लीट क्रक्स एनालिसिस करना कैसे होता है। अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, जो कि मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है, वो क्या है? काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर जब हम मॉक अटेम्प्ट करते हैं, तो मॉक अटेम्प्ट करते टाइम हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, लेकिन जब उसको हम सबमिट कर देते हैं, तो वही क्वेश्चन जो हमसे नहीं हो पाते मॉक में, वो हमसे हो जाते हैं। देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, और आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करना सीखो, और वो है आपका काम माइंडसेट, यानी कि शांत दिमाग। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, काम नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, चाहे वो क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी ही क्यों ना हो। और जब आपका दिमाग शांत होता है तो बहुत टफ क्वेश्चन भी आपको ईज़ी लगने लगता है, वो भी आप सोल्व कर देते हो। अगली बार से जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी काबिलियत को आपको ऊपर तक लेके जाना है, और ग्रेजुअली आपको अपना दिमाग शांत रखना सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक शांत दिमाग ही खतरनाक दिमाग होता है, जो किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से निकाल सकता है, क्वालीफाई कर सकता है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, तो क्या होगा फिर? पैनिक, एंग्ज़ायटी, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ पर पैनिक होगा, जहाँ एंग्ज़ायटी होगी, वहाँ पर आप पेपर हमेशा बर्बाद करके आओगे, ये गारंटी है। लेकिन जहाँ दिमाग शांत होगा, वहीं दूसरे बच्चे पैनिक हुए बैठे होंगे, आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे सबमिट होने के बाद आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप प्रेशर नहीं ले रहे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर सबमिट हो चुका है, जो टाइम था, जो कि टाइमर था, वो रुक चुका है। ये रीज़न था कि भाई टाइमर स्टॉप हो चुका है, और आपके माइंड पे जो प्रेशर था टाइम का, वो खत्म हो चुका है। अब आप यहाँ पर फ्री बैठे हो आराम से रिलैक्स होके, अब कोई जज करने वाला नहीं है आपको। तो जब कोई जज करने वाला नहीं है, यानी कि जो कोई आपको इवैल्यूएट नहीं कर सकती कोई चीज़, तो फिर आप मेंटली फ्री रहते हो। लेकिन जब आप पे प्रेशर होता है कि आपको करना ही करना है, और उस प्रेशर में परफ़ॉर्म करना, यही तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्किल है। आपको ये डेवलप करनी पड़ेगी। और ये डेवलप एक दिन में नहीं होगी, इसको डेवलप होते-होते 2, 3, 4 हफ्ते लग जाएँगे आपको। आप इसे करना शुरू करोगे, आराम से हो जाएगा, फिर ये चीज़ आपकी काम आएगी मेंस एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में भी। बस इसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता एनालिसिस में। और हाँ, एक टिप और जाते-जाते, अगर कोई आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया आईबीपीएस पीओ का, जो कि 1 घंटे का था प्री का, उस 1 घंटे के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद मात्र मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स देनी है एनालिसिस में। जैसे ही 45 मिनट से ऊपर चले जाए, बंद कर दो मॉक टेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिस का पार्ट हो गया। एनालिसिस में 45 मिनट्स मैक्स लगती है बस, ठीक है? अगर आरआरबी पीओ का मॉक है जिसमें आप 45 मिनट्स अलॉट करते हो, इसके एनालिसिस के लिए मात्र आधा घंटा काफ़ी होता है। तो ये जान लो, समझ लो। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1
आर वाले जो कि पीओ के मॉक होते हैं। अगर क्लर्क का कोई मॉक है, सपोज आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क का प्री, तो इस वाले केस में आधा घंटा भी सफिशिएंट होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी आप आईबीपीएस पीओ प्री का या फिर एसबीआई पीओ प्री का, किसका, पीओ का मॉक लगाते हो, तो 45 मिनट मैक्सिमम एनालिसिस के लिए सफिशिएंट रहते हैं। अगर आरआरबी का, पीओ का या फिर क्लर्क का मॉक लगाते हो तो आधा घंटा सफिशिएंट है। अगर आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का मॉक लगाते हो तो 30 मिनट्स सफिशिएंट है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। 2 घंटे 3 घंटे देने का कोई सेंस नहीं बनता, गलत अप्रोच है। राइट अप्रोच यही है, इसमें आपको अपना टाइम बैलेंस करना आना चाहिए। तो कोशिश करो कि जो गलती आपसे बार-बार मॉक में हो रही है वो आगे ना हो, थोड़ा फ़ोकस रखो। अब अगर मैंने सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर मैं कोई मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट कर लिया, कोई स्टेटमेंट थी पज़ल में, मैंने उसको गलत रीड कर लिया, ठीक है? गलत रीड कर लिया। अब अगर मेरी ये हैबिट बन गई है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगी एग्ज़ाम में, ठीक है? और मेरा सिलेक्शन रुकवा देगी। लेकिन अगर मैं इस पे ध्यान दूँगा, अपनी रीडिंग को थोड़ा-सा स्लो करूँगा और अपना अटेंशन पावर और ज़्यादा डेवलप करूँगा, तो सर्टेनली मैं उस पे गलती नहीं करूँगा। और बेशक से अगर मैं आज इस पज़ल को बनाने में 3 मिनट ले रहा हूँ, तो इसमें मैं 30 सेकंड्स ऐड और कर दूँगा, बट मेरी पज़ल ठीक बनेगी। फिर धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ मेरा टाइम ढाई से 3 मिनट में आना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपको कोशिश करनी है कि अपनी गलतियों पे काम करो, देन धीरे-धीरे ग्रेजुअली आपकी टाइमिंग कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप मॉक लगाते हो, तो मैक्सिमम फ़ोकस स्पीड पे करना है, एक्यूरेसी अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, इसकी टेंशन मत लेना। अभी पूरा फोकस अपना स्पीड पे रखो, क्योंकि जब तक आपका 90 परसेंटाइल प्लस नहीं आ जाता, 90 परसेंटाइल आपका प्लस नहीं आ जाता, तब तक आपके लिए स्पीड मैटर करती है। उसके बाद फिर आप एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।